नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्योर पाठशाला पर। जैसा कि ज्ञात है आपको, आजकल हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में। इससे पहले आपने पढ़ा है अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो हेडिंग डालें आप। ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी, और ये इसका मध्य बिंदु ये इसका मध्य बिंदु है, इसको ओ ले लिया हमने। ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, ये ए है, ये बी है। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? एल। क्योंकि आप ये पहले पढ़ा है आपने, वैद्युत द्विध्रुव की जो टोटल दूरी होती है वो कितनी होती है? 2L। मध्य बिंदु ले लिया तो आधी कितनी हो जाएगी? L। उधर की कितनी हो जाएगी? L। निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर कोई बिंदु हम लेते हैं और उस बिंदु का नाम देते हैं हम P। तो ये यहाँ पर एक बिंदु है P, कितनी दूरी पर है इसके मध्य बिंदु से? स्मॉल r दूरी पर। तो यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बनाते जाइए आप इसके साथ ही साथ, आप इसको साथ ही साथ बनाएं। इसके कारण जो तीव्रता है वो है E1, इसके कारण जो तीव्रता है वो है E2। इसको हम जब घटकों में बांटेंगे तो ये कितने कोण पर है? ये थीटा कोण पर है, ये थीटा है, ये 90 है यहाँ पर। इस तरीके से यदि ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। तो इसीलिए ये कितना हो जाएगा? थीटा। ये कितना हो जाएगा फिर? ये भी थीटा होगा। तो इसका जो क्षेत्रीय घटक होगा इसका, तो वो कितना होगा? E1 cos थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो कितना होगा? E1 sin थीटा। इसका जो क्षेत्रीय घटक होगा वो होगा E2 cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो होगा E2 sin थीटा। अब हम ये घटकों को ही क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 के घटकों के कारण ही प्राप्त होती है, वो भी उसमें E1 sin थीटा E2 sin थीटा। दो लंबवत घटक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए ये कट जाते हैं। तो तीव्रता केवल इसके क्षैतिज घटक E1 cos थीटा E2 cos थीटा के कारण होती है, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में होते हैं और इनके बीच 0 अंश कोण होता है, एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है, तो यही बात हमको लिखनी है और इसको अच्छे से समझ लें। ये E1 है और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? E1 sin थीटा, और ये कितना हो जाएगा? E1 cos थीटा।
मैं दूसरा बना रहा हूँ इस तरीके से। ये मेरे पास E2 है, कितना कोण है ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको यदि हम इस तरीके से कर दें तो ये हो जाएगा। ध्यान रखें जो भी थीटा कोण होगा क्षेत्र के साथ में, तो वो घटक कैसे निकालेंगे हम, E2 cos थीटा, इधर E2 sin थीटा। आप घटक कैसे निकालते हैं, ये क्षेत्रीय घटक cos क्यों आता है और ज़्यादा घटक sin क्यों आता है, ये समझ लें। यदि मैंने ये E1 ले लिया और ये मैंने थीटा ले लिया, तो इसको यदि मैं मिलाता हूँ इससे इस तरीके से और इसको इससे मिलाता हूँ, तो ये बजाय इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। अब मुझे ये क्या मिल गया, मुझे मिल गया ये समकोण त्रिभुज, 90 हो गया। तो यहाँ से यदि मुझे आधार निकालना है और लंब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो लाल बट्टे पढ़ा होगा आपने, लाल बट्टे कक्का, तो लंब बट्टे कर्ण ये तो होता है साइन थीटा में, आधार बट्टे कर्ण ये होता है कॉस थीटा में, लंब बट्टे आधार ये होता है टेन थीटा में। अब मुझे ये भुजा चाहिए और ये चाहिए, तो लंब बट्टे आधार किस में आ रहा है, लंब बट्टे आधार किस में आ रहा है, लंब बट्टे आधार आ रहा है 10 में। लेकिन और मुझे यदि ये भुजा चाहिए तो भी लंब बट्टे आधार किस में आ रहा है 10 में, लेकिन मुझे 10 की अवस्था नहीं है, मुझे ये कर्ण निकालना है, ये जो है इसके रूप में निकालना है, तो ये कहते हैं इसको कर्ण। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास, लंब है L, कर्ण कितना है E1, तो यहाँ से मैं लिखूंगा साइन थीटा L बट्टे E1, तो L बराबर मिलेगा मुझे E1 साइन थीटा। इसका मतलब है कि जो लंबवत जो भी घटक होगा इसका वो किसके रूप में होगा, साइन के रूप में। आधार बट्टे कर्ण लेंगे हम, तो cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण cos थीटा आधार कर्ण क्या है मेरा E1, ए बराबर मुझे क्या मिलेगा E1 cos थीटा। कक्षा 11 में आपने वेक्टर विश्लेषण वाले पाठ में पढ़ा होगा वेक्टर वियोजन। तो इस तरीके से हम घटकों को निकालते हैं। यदि हम इन दोनों को यदि मिला देते हैं आपस में, तो मुझको ये प्राप्त होता है। देखिए आप, ये इस ऊपर का भाग हो गया इसी में, और ये इसका नीचे का भाग हो गया। यदि मैं इन दोनों को आपस में मिलाता हूं तो यही मुझे लिखना है। माना वैद्युत द्विध्रुव, यही मुझे लिखना है इसमें देख करके। माना वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यही लिखना है हमको। माना वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से, इसके लिख लें आप, या ये लिख लें वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय
स्थिति में एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। नोट करें आप। तब ये बात हमने अपने डायग्राम से समझ ली और लिख भी ली। तब हम इस आवेश के कारण तीव्रता कितनी होगी, इस आवेश के कारण तीव्रता कितनी होगी लिखेंगे। तब प्लस Q चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, इसके कारण E1 B P दिशा में E1 1/4πε0 K Q अपॉन R। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, BP का होल वर्ग। तो दूरी आप यहाँ से यहाँ तक की कितनी लिखेंगे, इसको आप लिख लें चित्र में समकोण त्रिभुज POB में बड़ी भुजा PB इसका होल वर्ग बराबर लंब मतलब PO इसका होल वर्ग प्लस OB इसका होल वर्ग। तो PB बराबर PO का मान कितना है यहाँ से यहाँ तक R स्क्वायर, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक L स्क्वायर। तो PB मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट के। तो इसको मैं लिख लूँगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार ये भी निकल आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट है, और उसका जब वर्ग करेंगे हम तो रूट हट जाएगा, तो ये मिलेगा हमको R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मानेंगे। BP दिशा में दूसरा लिखें माइनस Q चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो E2 बराबर, देखिए इसके कारण E2 1/4πε0 K Q अपॉन, दूरी यही है, इसका वर्ग है इसलिए रूट हट जाएगा, R स्क्वायर L स्क्वायर समीकरण 2 PA दिशा में आप इधर समझ लें, रूट R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर, इसका यदि वर्ग करेंगे हम तो क्या प्राप्त हो जाएगा, रूट हट जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो नोट करें बेटा आप इसको। तो ये समझ लें, यदि हम इसका रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिख करके वर्ग करते हैं तो इसका रूट हट जाता है, इसलिए यहाँ पर रूट वर्ग नहीं आया है और नहीं वर्ग आया है, नहीं इसका रूट आया है। तो ये हमको तीव्रता प्राप्त हो गई। अब इसको आप नोट करें बेटा,
इसको नोट करिए। अब हम अपने चित्र में क्या देख रहे हैं कि जो E1 और E2 हैं इनके मान बराबर प्राप्त हुए हमें, लेकिन दिशाएं कैसी इनकी विपरीत हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा यदि हम तीव्रता निकालेंगे परिणामी तो 0 होगी, लेकिन जब इनको लंबवत और समांतर घटकों में वियोजित करेंगे तो हमको तीव्रता प्राप्त होगी। उसमें भी लंबवत घटक E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर विपरीत हैं, इसलिए इसके द्वारा 0 होगी। और ये जो E1 cos थीटा E2 cos थीटा है एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाएंगे। तो ये बात हम लिख लें। स्पष्ट है कि E1, E2 के मान बराबर हैं, किंतु दिशाएं भिन्न हैं। अतः E1, E2 के E1, E2 को लंबवत तथा समांतर घटकों में बांटने पर E1 sin थीटा बांटने पर E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर व विपरीत हैं। अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, किंतु E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाएंगे। बेटा फिर समझिए आप एक बार। E1 और E2 बराबर मान निकले हमने निकाले थे इससे पहले। इसको समीकरण 1 माना था, समीकरण 2 माना था। तो उनके द्वारा इस बिंदु पर हम तीव्रता निकालेंगे तो 0 होगी। अतः जब इनको हम घटकों के रूप में बांटेंगे तो हमको दो घटक इसका घटक लंबवत क्या प्राप्त होगा E1 का E1 sin थीटा, क्षति क्या हुआ है E1 cos थीटा। इसका E2 का क्षति E2 cos थीटा, लंबवत E2 sin थीटा। इसमें भी इसके जो लंबवत घटक हैं E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर हैं, विपरीत हैं, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, कट जाते हैं, इनसे भी तीव्रता नहीं निकलती। लेकिन E1 cos थीटा E2 cos थीटा परस्पर एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। तब कितनी तीव्रता निकलेगी? तो यहाँ तक आप नोट करिए। जुड़ जाएंगे तब E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, समीकरण 3। इससे पहले समीकरण हमने 1 और 2 मान लिए थे। समीकरण 1 व 2 से E1 एंड E2 के मान समीकरण 3 में रखने पर आपने नोट कर लिया होगा ऊपर का।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों एक जैसे हैं, जुड़ जाएंगे, कॉमन ले लें हम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो क्या प्राप्त हुआ हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ से कॉस थीटा और यहाँ से कॉस थीटा। ई बराबर क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा। अब हम चित्र में देखेंगे क्या है। से कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा आधार क्या है ओबी, कर्ण क्या है बीपी। तो कॉस थीटा बराबर ओबी कितना है एल, बीपी कितना है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ई बराबर हमको क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू इसका मान लगा देंगे 2 इंटू एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको साथ साथ लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 2QL और इसको ऐसे लिख लेंगे आर स्क्वायर एल स्क्वायर। इसको हम जानते हैं किसी पावर रूट है तो उसको लिख सकते हैं x पावर 1/2, तो इसको हम लिख लेंगे आर स्क्वायर एल स्क्वायर उस पर पावर 1/2। और हम ये भी जानते हैं x इंटू एक्स पर पावर 1/2, इसको जोड़ देंगे तो 1 और आधा 1.5 को लिखते हैं हम 3/2, या आप सॉल्व कर लें 1 + 1/2, तो इसको लिखेंगे हम 2 + 1 यानी 3/2। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और बेटा ये भी नोट कर लें यहाँ पर आप P बराबर 2QL, तो इसको हम लिख लेंगे P अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर उस पर पावर 3/2। करिए आप। यदि L छोटा है बहुत R के पीछा, तब L बहुत छोटा है, यदि L लेस देन R यानी L बहुत छोटा है R के पीछा, अतः उसको हम नगण्य मान लेंगे, छोड़ देंगे। तो E बराबर तब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर स्क्वायर और उस पर पावर कितनी है 3/2 कट जाएगा। ई बराबर हमको कितना प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। निर्वात या वायु के लिए, तो K बराबर 1, तो E बराबर कितना मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको 1 लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान 1 लगा देंगे, गुणा करेंगे यही प्राप्त होगा P अपॉन आर न्यूटन प्रति कूलम। वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म क्या होगी P वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
माइनस पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ई की दिशा दो ध्रुव के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी? ई की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। तो इसकी दिशा क्या होती है? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा आप इसको नोट करें। आपको ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें।